पास आकर एकांश ने काफी देर उसके साथ समय बिताया। उसने श्रेया का ब्रेकफास्ट भी उसी रूम में मंगा लिया था। इस समय लगभग 10 बज चुके थे। एकांश ने श्रेया को ब्रेकफास्ट कराया और सुनीता जी को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वो अपने स्टडी रूम में आ गया। रास्ते में रुकते हुए उसने अपने असिस्टेंट अनुज से कहा, "Don't let anyone after 11. I don't like latecomers, and you know it." उसने साफ बोल दिया था कि उसके बाद आने वाले कैंडिडेट को वो बाहर से ही भेज सकता है। उसे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अनुज ने हाँ में सर हिलाया और यस बॉस बोलते हुए वो वहां से बाहर मेन डोर की तरफ चला गया। एकांश अपने स्टडी रूम में बैठकर अभी कुछ फाइल चेक कर रहा था। जब 11 बजे तो अनुज ने पहले कैंडिडेट को अंदर भेजा, जो कि एक 16 साल की लड़की थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल में था। वो बार बार इंटरव्यू के दौरान अपने फोन को ही देखे जा रही थी। एकांश ने जब उस लड़की की इन हरकतों को देखा तो उसने उस लड़की से कुछ खास डिटेल्स ना पूछकर अगले 2 मिनट में ही उसे वापस कर दिया। अगली कैंडिडेट एक 40 साल की महिला थी, जिसके घुटनों में दर्द की शिकायत थी। जब वो चलकर अंदर आई तो एकांश उन्हें देखते ही समझ गया कि ये बच्चों को संभालने के काबिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पीछे तो एक चुस्त और भागदौड़ कर पाने वाला इंसान चाहिए। लेकिन ये महिला तो मुश्किल चल पा रही थी। ऐसा करते करते लगभग 10 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर एकांश अब थोड़ा फेडअप हो गया था। उसने उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि कोई भी लायक कैंडिडेट उसे मिलेगी। जब उसे अपनी विंडो के बाहर से एक लड़की और अनुज की बात करने की आवाज आई तो उसने उठकर विंडो के बाहर देखा तो एक लड़की थोड़ा लेट होने की वजह से उससे इंटरव्यू के लिए अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इस लड़की की पीठ इस समय एकांश जहाँ खड़ा था उस तरफ थी। एकांश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा था, जो लड़की अपना टाइम नहीं संभाल सकती और श्रेया को क्या संभालेगी। एकांश ये सोचते हुए कर्टन्स को छोड़ने ही वाला था कि वो लड़की पलटी। ये वही लड़की थी जो सिग्नल पर श्रेया का ध्यान बढ़ाने में कामयाब हो गई थी। एकांश ने थोड़ा सोचते हुए अनुज को फोन किया। एकांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, "हेलो अनुज, लेट हर इन।" अनुज ने माफी मांगते हुए एकांश से कहा, "सॉरी बॉस, आपके विंडो से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। ये लड़की तो जाने को तैयार ही नहीं है, बड़ी जिद्दी लड़की है, कहती है कि बस एक मौका चाहिए, बट मैं इसे अभी भगा देता हूँ।" एकांश ने रौबदार आवाज में अनुज से कहा, "यू नो कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, उस लड़की को अंदर भेजो।" और इतना कहते हुए एकांश ने फोन रख दिया। इधर अनुज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, "तुम तब से जिद कर रही थी और तुम्हारा शोर इस विंडो से सीधे बॉस तक जा रहा था। तुम्हें बुलाया है उन्होंने, लगता है गुस्सा तुम पर ही निकलेगा उनका।" बोलकर अनुज ने यष्टि को अंदर जाने का रास्ता बता दिया। इधर एकांश यष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यष्टि ने जैसे ही डोर पर नॉक किया, एकांश ने उसे अंदर आने के लिए बोला। यष्टि थोड़ा घबरा रही थी अंदर जाने में, क्योंकि अनुज ने उसे पहले से ही एकांश के गुस्से से डरा जो दिया था। एकांश ने यष्टि को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। यष्टि पहली नजर में एकांश के उस हैंडसम चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। एकांश ने अपने हाथ को उसकी आंखों के सामने वेव किया, जिससे यष्टि का ध्यान टूट गया। यष्टि चेयर पर बैठी और उसने अपनी फाइल एकांश की तरफ बढ़ा दी। एकांश ने उसकी फाइल पढ़ते हुए उससे कुछ सवाल पूछे, जो कि थोड़े पर्सनल थे, लेकिन एकांश के अकॉर्डिंग उसके लिए ये सब जानना जरूरी था। एकांश ने यष्टि से पूछा, "तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?" यष्टि ने एकांश को जवाब दिया, "बस मेरा एक छोटा भाई है जो हॉस्टल में रहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है।" एकांश ने यष्टि से अगला सवाल पूछा, "डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड?" आई एम आस्किंग दिस बिकॉज लोग इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में पड़कर काफी टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे श्रेया के लिए एक डेडिकेटेड नानी चाहिए। यष्टि ने एकांश की बात का जवाब देते हुए बड़े पोलाइटली अंदाज में कहा, "असल में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब बारे में सोच पाऊँ। मेरा घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है।" एकांश ने उससे आगे पूछा, "क्या तुम इस घर में रहने में कंफर्टेबल हो? क्योंकि श्रेया को 24 घंटों में कभी भी अपनी नैनी की जरूरत पड़ सकती है।" यष्टि को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वैसे भी वो अपने घर में अकेली ही तो रह रही थी, जबकि यहाँ काफी सारे लोग थे बातें करने के लिए। उसने फौरन ही हाँ कर दी। एकांश ने एक और सवाल पूछा, "तुम्हें इस जॉब वैकेंसी के बारे में किसने बताया?" अब ये सवाल के पीछे का कारण तो एकांश ही जानता था। यष्टि ने साफ साफ बता दिया, "एक्चुअली मेरी फ्रेंड की कोई रिलेटिव आपके यहाँ काम करती है, बस उन्होंने मुझे इन सब के बारे में बताया।" एकांश ने आखिरी सवाल किया, "सिंस यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो
तुम अपनी फील्ड की कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढती? यष्टि ने जवाब दिया, असल में मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन आजकल की दुनिया में बिना फेवरिज्म के कुछ मिलता नहीं है, तो मुझे अपनी जॉब ऑनेस्टी से पानी थी। तभी मुझे इस जॉब के बारे में पता चला, बस मैंने सोच लिया कि मैं ट्राई जरूर करूंगी। एकांश अभी तक उसके दिए हुए सभी जवाबों से संतुष्ट था। उसने यष्टि से कहा, तुम्हारी मंथली सैलरी 3 लाख होगी। इसके साथ ही उसने उसे कुछ पेपर्स फॉर्मेलिटी बताई जो उसे नेक्स्ट डे पूरी करनी थी। उसको ये जॉब अब मिल चुकी थी। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यष्टि ने एकांश से पूछा, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकती हूँ? एकांश ने अपनी भारी आवाज में दो टूक जवाब दिया, तुम उससे कल मिलोगे, अब तुम जा सकती हो। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश ने डोर की तरफ इशारा किया तो यष्टि उठकर बाहर आ गई। इधर अनुज वहीं खड़ा था जहां उसकी ड्यूटी लगी थी, इंटरव्यू के कैंडिडेट को अंदर भेजने की। जब उसने यष्टि को बहुत खुश होकर बाहर आते हुए देखा तो उसने अपने मन में सोचा, लगता है इस लड़की को सदमा लग गया है, इसे तो दुखी होना चाहिए, ये तो उल्टा खुश लग रही है। यष्टि अनुज के पास आई और उसे बताया, मुझे ये जॉब मिल गई है, मुझे कोई डांट वाट नहीं पड़ी तुम्हारे बॉस से, वैसे इतने भी बुरे नहीं है वो जितना तुम उन्हें बता रहे थे। कहते हुए यष्टि जैसे उसे चिढ़ा रही थी। अनुज भी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आज बॉस ने अपने ही रोल को कैसे तोड़ दिया। लेकिन आफ्टर ऑल वो बॉस है और वो रूल्स बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अनुज ने दिल पर पत्थर रखते हुए यष्टि से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस। लेकिन असल में तो अनुज को ही पता था कि जितना खुश ये लड़की अभी हो रही है, जल्दी ही यहाँ से दौड़ लगाती नजर आएगी। इसे अभी पता नहीं है कि बॉस क्या चीज है। वो तो श्रेया के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं करते। यष्टि ने एक नजर उठाकर अनुज के एक्सप्रेशंस को देखा और फिर वो वहां से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड सिया को फोन किया, उसे ये खुशखबरी देने के लिए। सिया ने यष्टि के मुंह से सुनते ही कहा, इस बात पर तो पार्टी बनती है यार, अब तो ना करके मूड मत स्पॉइल करना, वैसे भी काफी दिनों से हमें इस तरह का कोई भी मौका नहीं मिला है सेलिब्रेट करने का, अब इस मौके को तो मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ, यष्टि ने टेंस होते हुए सिया से कहा, यार सिया, वो मुझे अपने भाई के लिए। यष्टि ने सिर्फ इतना ही बोला था कि सिया ने उसे कहा, मैंने उसके हॉस्टल की फीस भर दी है, तू तो मुझे बताने वाली नहीं थी, तो मैंने शोभत से ही बात कर ली, वो मेरा भी तो भाई है यार, मैंने उसकी फीस भर दी है, अब तू टेंशन मत ले। यष्टि ने सिया से कहा, यार तू मुझे और कितना शर्मिंदा करेगी, तुझे पता है मुझे इस तरह से फेवर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिया ने गुस्से में हक से उसे डांटते हुए कहा, अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे अपनी दोस्त बोलती क्यों है यार, मैं काम करती हूँ, फोन ही रख देती हूँ, तो अपने मॉरल्स को लेकर जी लिया अकेले। अब यष्टि को लगा कि सिया गुस्सा हो गई है, तो उसने माफी मांगते हुए कहा, सिया यार सॉरी, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तू तो मेरी बहन है। एक काम करते हैं, आज हम लोग रात को मेरे घर में पार्टी करते हैं और जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिलेगी ना, मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी, इतना तो करने देगी ना मुझे। यष्टि ने हक जताते हुए सिया से कहा। सिया मान भी गई। ओके डन, तो मैं ऑफिस से सीधे तेरे घर पर ही आऊंगी और रात में तेरे घर पर ही रुकूंगी। यष्टि अभी एकांश के बंगलों के बाहर सिया से ही बातें कर रही थी कि इधर एकांश भी अपनी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। अब उसकी नजर अपने घर के बाहर फोन पर बात करती हुई यष्टि पर पड़ी। उसने मन में ये सोचा, स्ट्रेंज, ये लड़की तो कह रही थी कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसको बातें करते हुए देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उसने एक नजर यष्टि पर डाली और फिर वो वहां से निकल गया। यष्टि आज बहुत ज्यादा खुश थी। सिया से बात करने के बाद उसने अपने भाई शोभित से बात की और उसको अपनी जॉब के बारे में बता दिया। शोभित भी बहुत ज्यादा खुश था। यष्टि की लाइफ में एक उसका भाई और एक सिया, दो ही तो करीबी लोग थे। अब यष्टि अपने घर पहुंची। इस समय लगभग 4 बज चुके थे। उसने थोड़ा रेस्ट करने की सोची जब उसके सामने एकांश का वो हैंडसम और काम चेहरा आया, जिसके ऊपर उसकी वो डीप आईज जैसे कुछ बोलना चाहती हो। जब यष्टि उससे मिली थी तो उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। हाफ बाजू की टी शर्ट में से झांकते उसके स्ट्रॉन्ग मसल और एकांश के हाथ पर बना वो स्कॉर्पियन का टैटू उसके लुक्स और पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच हो रहा था। एकांश को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस रोमांटिक लव स्टोरी का अगला एपिसोड।
यष्टि यही सोच रही थी कि उस इंसान को देखकर ही मालूम चल रहा था कि वो कितना गुस्से वाला इंसान होगा। लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि इस जॉब पर उसका घर और उसके भाई की पढ़ाई डिपेंड करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि श्रेया से वो पहले भी मिल चुकी है और एकांश ने तभी उसे देख लिया था। यष्टि सोचते सोचते सो चुकी थी। उसकी आंख तब खुली जब सिया ने उसके घर का डोर नॉक किया। वो पहले से ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाई थी। यष्टि ने उसको घर के अंदर बुलाया तो सिया ने घर के अंदर एंटर होते होते यष्टि से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? बट हॉरर ही चूज करना, यू नो माई चॉइस। यष्टि ने हंसते हुए कहा, जब चॉइस दे रही है तो खुद ही चूज कर लेना, मैं तो कुछ भी देख लूंगी। सिया ने यष्टि के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी सी भोली सी गधी, चल मैं ही सोच लेती हूँ। और इतना कहते हुए सिया ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक को सेंटर टेबल पर रखा और टीवी पर ओटीटी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। दोनों ने लगभग 12 बजे तक मूवी देखी। फिर सोने से पहले यष्टि को अचानक से याद आया, यार मैं तो भूल ही गई, मुझे पैकिंग भी तो करनी है। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, किस चीज की पैकिंग? यष्टि ने सिया से कहा, यार मुझे उसी घर में रहना होगा उस बच्ची के साथ। ये जॉब एक तरह से 24 घंटे की होगी, क्या पता उसे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। सिया ने यष्टि को चिढ़ाते हुए कहा, यार यष्टि तू तो उसकी माँ की तरह साउंड कर रही है, कहीं तुझे उसके डैड पसंद तो नहीं आ गए? यष्टि ने सिया को हल्का सा डांटते हुए कहा, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड हैंडसम और गुड लुकिंग है, मैं सिर्फ अपना काम करने जा रही हूँ। सिया ने यष्टि की टांग खींचते हुए कहा, ओह तो ये बात है, इतना नोटिस करके आई है तू और अब ऐसे बन रही है मेरे सामने। चल एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार सिया अगर तेरी पटर पटर बंद हो गई हो तो प्लीज मेरी पैकिंग करवा देना, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। सिया ने यष्टि की पैकिंग करवाई और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। यष्टि के दिमाग में सिया की कही हुई बातें घूम रही थी। वो इंसान वाकई में काफी हैंडसम है, पता नहीं उसकी वाइफ मर चुकी है या उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उस लड़की से मतलब है, पता नहीं कौन है और कैसी है। अब उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि वो एकांश की भतीजी थी, ना कि उसकी बेटी। उसका श्रेया के लिए कंसर्न देखकर किसी को भी यही लगता कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन ये सच अभी यष्टि के सामने नहीं आया था। यष्टि जल्दी ही सो गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से फ्रेश हुई और जाने के लिए रेडी हो गई। उसने एक नोट लिखकर सिया के पास वाली टेबल पर रखा, जिसमें उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग पटर पटर, मैं जा रही हूँ, घर को अच्छे से लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेना और मेरे प्लांट्स को पानी भी देते रहना। अगर मुझे अच्छी जगह मिली तो मैं अपने प्लांट्स ले जाऊंगी। बाय, जल्दी मिलते हैं। यष्टि ने टैक्सी पकड़ी और वो लगभग 8 बजे तक एकांश के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एकांश ने उसे 9 बजे बुलाया, लेकिन कल के बाद वो लेट आने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यष्टि को सबसे पहले अनुज ही मिला, जिससे यष्टि ने एकांश से मिलने का पूछा। आज तो अनुज का तेवर बदला हुआ था। आखिरकार यष्टि काफी खूबसूरत थी और उसको देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और अब वो उसी घर में काम करने वाली थी, तो उससे लड़कर तो काम नहीं किया जा सकता। सोचकर अनुज उसे एकांश के पास लेकर गया, लेकिन एकांश अभी जिम में था, तो अनुज ने यष्टि को हॉल में वेट करने के लिए कहा। यष्टि वहीं हॉल में बैठ गई। काफी देर तक जब एकांश नहीं आया तो यष्टि बैठे बैठे बोर होने लगी। उसे तो बस उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब उसे प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन किससे पानी को बोले सोचकर वो किचन ढूंढने लगी। लेकिन इतने बड़े घर में किचन कहाँ हो सकता है सोचकर वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि उसने गलती से एकांश के जिम का डोर खोल दिया। जिस समय उसने डोर खोला था उस समय एकांश ने भी उस डोर को अंदर की तरफ से खोल दिया बाहर आने के लिए, लेकिन वो यष्टि के बाहर होने की बात से एकदम अनजान था। जैसे ही उसने वो डोर खोला, उसकी और यष्टि की काफी जोर से टक्कर हो गई। यष्टि गिरने को हुई तो उसने एकांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। एकांश इस समय पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। उसने भी यष्टि को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से थाम लिया। एकांश ने उसे गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यष्टि ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढ रही थी। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तो तुम्हें ये किचन लग रहा है? Can't you read it? Do not enter. और अगर तुम्हें प्यास ही लगी थी तो सुनीता जी से बोल देना चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वही तुम्हें प्रोवाइड करेंगी।
आगे से तुम इस रूम के आसपास भी नजर नहीं आओगे मुझे। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने यष्टि को सीधा खड़ा किया, लेकिन यष्टि ने अभी भी एकांश की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। जब एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़कर अपनी टी शर्ट को छुड़ाया तो यष्टि थोड़ी झेप गई। उसने अपनी नजरों को नीचे किया और वहां से बाहर आ गई। उसके दिल की धड़कनें दोगुनी स्पीड से बढ़ चुकी थी। एकांश के करीब आने से यष्टि में भी एकांश की सेंट की खुशबू आने लगी थी। यष्टि जब दौड़कर बाहर आई तो वो सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम पहचान लिया कि ये श्रेया की नई नैनी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरफ से कैसे आ रही है? सुनीता जी एकांश के गुस्से को अच्छे से जानती थी। किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाजत नहीं देता है। फिर तो जरूर उसने इस लड़की को डांटा होगा। सुनीता जी ने यष्टि से पूछा, बेटा आप एकांश के जिम के बाहर क्या कर रही थी? आप श्रेया बेटी की नैनी है ना? यष्टि ने सफाई देते हुए कहा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस किचन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता ने यष्टि को समझाते हुए कहा, वो एकांश बेटा को किसी का भी अपने रूम और जिम में आना पसंद नहीं है। वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं आने देते। मैं भी बस सफाई के लिए वहां जाती हूँ। चलो आप ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। बोलते हुए वो यष्टि को अपने साथ ले गई। अभी यष्टि का श्रेया से मिलना बाकी था। सुनीता जी ने यष्टि को किचन दिखाया और उससे बोलकर वो श्रेया को लेने रूम में चली गई। सुनीता जी ने एकांश के कहने पर यष्टि के लिए श्रेया के बगल वाला रूम तैयार करवा दिया था। ये रूम श्रेया और एकांश के रूम के बीच में पड़ता था। एकांश ने जानबूझकर यष्टि का रूम श्रेया के रूम के पास रखवाया था ताकि वो किसी भी समय उसका ख्याल रख सके। यष्टि का सामान रूम में पहुंच चुका था। यष्टि जब से एकांश से टकराई थी उसे अपने अंदर से एकांश के परफ्यूम की ही स्मेल आ रही थी, जो उसे काम पर फोकस करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन अभी सुनीता जी श्रेया को लेकर आने वाली थी तो वो नहाने भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसे पूरा दिन इसी परफ्यूम की स्मेल के साथ गुजारना था। ये खुशबू बुरी नहीं थी, बस थोड़ी मैनली थी, जिसकी वजह से यष्टि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुनीता जी श्रेया को लेकर नीचे आ गई। जब यष्टि की नजर श्रेया पर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। क्या ये वही लड़की है जिससे वो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मिली थी? सच में दुनिया एकदम गोल है। किस तरह से ऊपर वाले ने यष्टि को और उस क्यूट और इनोसेंट बच्ची को मिलाया था। 3 साल की वो छोटी सी क्यूट बच्ची, एकदम गोल गुलाबी गाल और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें। कोई भी एक बार देख ले तो उसे भुला नहीं पाए। श्रेया ने भी यष्टि को देखकर अपनी नजरें उठाई, जो वो बहुत कम किया करती थी, लेकिन उसने ऐसा आज यष्टि को देखकर किया था। एकांश भी ये सब दूर से ही खड़े होकर नोटिस कर रहा था और सुनीता जी ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था। एकांश मन में सोच रहा था, सच में इस लड़की में कुछ तो बात है जो श्रेया, जो कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, आज उस लड़की को देखकर दूसरी बार रिएक्ट कर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन यष्टि के आने के बाद से एकांश को लगा कि अब वो बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकता है। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो फौरन ऑफिस के लिए निकल गया।